हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस का सेशन चल रहा था, जिसमें हम बात कर रहे थे तुलनात्मक विश्व संविधान की। जी हाँ दोस्तों, तुलनात्मक विश्व संविधान दैट मीन्स की कॉम्परेटिव वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपकी थर्ड ईयर के सिलेबस में कवर करवाया जा रहा है। हाँ, एक बात और है, कुछ छात्र ऐसे भी है जिनकी यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर में इस सब्जेक्ट को पढ़ा रही है या सेकेंड ईयर में भी संभवतः पढ़ा रही है, तो वो छात्र भी परेशान ना हो। यदि आपके सिलेबस में तुलनात्मक विश्व संविधान नामक सब्जेक्ट है तो आप इजीली इस सीरीज को फॉलो करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेशन बाय सेशन दैट मीन्स की चैप्टर वाइज चैप्टर क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज एक और नया टॉपिक, अमेरिकी राजनीतिक दलीय प्रणाली पर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की दलीय प्रणाली के अंतर्गत जो विभिन्न या कहें कि प्रमुख जो दो दल है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दल, उन पर हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन इन दो दलों पर चर्चा करने से पहले अमेरिकी राजनीतिक दलीय विशेषताओं को या उसके महत्व को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को पूरी विस्तार से पूरे कंप्लीट तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, एकदम व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करते हुए, ताकि टॉपिक आपको व्यवहारिक रूप से समझ भी आए और साथ ही साथ एग्जाम के लिए आपको थ्योरेटिकल रूप में कुछ कंटेंट भी और कुछ बेहतर कंटेंट भी प्राप्त हो सके, जिनका प्रयोग करके आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है ना। तो ये जो सेशन चल रहा है, इसमें मैं कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देने का प्रयास करता हूं। तो आज के सेशन में भी इंग्लिश में भी कंटेंट अवेलेबल होगा। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनको रिवीजन लगाने में तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है। आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। आगे बढ़ूं उससे पहले हर एक लेक्चर की तरह आज फिर से यूट्यूब के फ्री प्लेटफॉर्म पर, या कहें कि यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लासेस के रूप में मेरे द्वारा बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट कवर करवा दिए गए हैं। यदि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं पूरे विस्तार से और बिना कोई फीस दिए, तो जाइए इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको सारे सेशन, या कहें कि सारे सब्जेक्ट आसानी से चैप्टर वाइज चैप्टर क्रम अनुसार मिल जाएंगे। क्लियर है। चाहे आप बीए फर्स्ट के हो, सेकंड के हो या थर्ड ईयर के, ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट। नोट्स भी हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से डाउनलोड करके आप अपने एग्जाम की यात्रा को और बेहतरीन बना सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप में से कोई भी छात्र प्रज्ञान या कहें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है, तो आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म की तैयारी मैंने कर दी है। प्रज्ञान हिंदी के नाम से यूट्यूब का नया चैनल बनाया है, यूट्यूब पर ही। तो आप में से कोई भी छात्र यदि चाहता है मेरे साथ स्टडी करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो जल्दी से जाइए प्रज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाइए इस चैनल को विजिट कीजिए प्रज्ञान हिंदी को। वहां पर मेरे द्वारा क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। टॉप 5000 ऑल इंडिया जी के सीरीज के नाम से मैंने क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें ऑलमोस्ट आज की, अगर मैं आज की बात करूं तो 62 डे हो चुके हैं। मतलब 3-3.5 हजार से भी ज्यादा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में हम अभी ये क्लासेस ले रहे हैं। इसके बाद में जैसे ये सीरीज 5000 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट होगी, उसके तुरंत बाद में हम यहां पर डिटेल क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जहां की हिस्ट्री हिस्ट्री का कंप्लीट पार्ट होगा, पॉलिटी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इथिक्स और जनरल हिंदी इंग्लिश। ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको पूरे विस्तार से पढ़ाए जाएंगे। इनके नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, और वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई चार्ज दिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये सिलेबस है आपके, जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस आपकी चल रही थी, और अभी तक जो है हम थर्ड यूनिट तक पहुंचने वाले हैं। कल वाले सेशन के माध्यम से थर्ड यूनिट में पहुंच जाएंगे। मतलब आज जो है सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड यूनिट का आखिरी टॉपिक आज होने जा रहा है अमेरिकी दलीय व्यवस्था। ठीक है ना, अमेरिकी दलीय व्यवस्था। क्लियर है। तो सेकेंड यूनिट आज कवर हो जाएगी, कल से हम थर्ड यूनिट पर मूव करेंगे, और चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे अभी अब तक आपका सेशन चल रहा है, इसी प्रकार से 5वीं यूनिट तक हम इसको कवर करवाएंगे। पूरा कंप्लीट होगा और पूरे विस्तार से होगा। चलिए, टेबल ऑफ कंटेंट में अगर बात करें तो आज के सेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अमेरिकी राजनीतिक दलीय प्रणाली के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी व्याख्या की, मतलब अमेरिकी जो राजनीतिक दल है उनके महत्व को समझेंगे, उसकी आवश्यकता को समझेंगे। व्याख्या के अंतर्गत इसकी बेसिक सी बातों को करेंगे। इसके बाद में देखने वाले हैं इस दलीय प्रणाली की विशेषताएं क्या है, और इस दलीय प्रणाली का महत्व या भूमिका क्या है अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में। तो ये 3 पॉइंट हैं। इन तीनों पॉइंटों के माध्यम से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आइए एक एक करके, बिना समय गवाए, एक एक करके
सेपरेटली इन पर चर्चा करते हैं ताकि आपका टॉपिक आज का पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की। व्याख्या के अंतर्गत दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमें एक सामान्य सी चर्चा करनी होती है और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग के तहत भी लिखना होता है पॉइंट नंबर 1 के रूप में। व्याख्या, व्याख्या लिख सकते हैं, कहीं पर आप उसका परिचय भी लिख सकते हैं या फिर आप उस टॉपिक का नाम भी रख सकते हैं, जैसे अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली या अमेरिकी राजनीतिक दल, ठीक है, या दलीय प्रणाली। इस प्रकार से उसका नाम भी रख सकते हो, व्याख्या भी लिख सकते हो, परिचय भी लिख सकते हो, लेकिन कॉमन वर्ड होता है व्याख्या, जिसे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और इसमें आपको उस पूरे क्वेश्चन, जिस टॉपिक पर क्वेश्चन है उसके बारे में सामान्य जानकारी देनी होती है, शुरू से लेकर एंड तक की। चलिए, इसमें हम बात करते हैं कि राजनीतिक दलों के बिना प्रतिनिधि प्रजातंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या कहा जा रहा है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें आज की इस व्याख्या वाले बिंदु में हम अमेरिका की जो दलीय प्रणाली है उस दलीय प्रणाली के महत्व की बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अमेरिका में चूंकि कौन सी शासन प्रणाली है, तो प्रजातंत्र है, वहां पर लोकतंत्र है और प्रतिनिधि प्रजातंत्र की प्रणाली को अपनाया गया है। प्रतिनिधि प्रजातंत्र क्या होता है? प्रतिनिधि प्रजातंत्र क्या होता है? जहां पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर के और शासन व्यवस्था में भेजती है ताकि वो शासन व्यवस्था का सही ढंग से प्रयोग करते, अपने अधिकारों को सही ढंग से प्रयोग करते हुए शासन व्यवस्था का संचालन करे, ठीक है ना। तो अमेरिका में भी प्रतिनिधि प्रजातंत्र की प्रणाली को अपनाया गया है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रतिनिधि प्रजातंत्र की प्रणाली में बिना राजनीतिक दलों के उस प्रणाली को संचालित करना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए ये लाइन कही गई है कि राजनीतिक दलों के बिना प्रतिनिधि प्रजातंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। राजनीतिक दलों के अस्तित्व के कारण यह संभव हो पाता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुने और यह प्रतिनिधि देश के शासन को कुशलता पूर्वक चलाने का दायित्व स्वीकार करे। बात समझ आई? तो यहां पर व्याख्या के रूप में, चूंकि जो प्रश्न है हमारा अमेरिकी राजनीतिक दलीय प्रणाली का है, तो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में या शासन व्यवस्था में दलीय प्रणाली का क्या महत्व है, यह महत्व हमको दर्शाना होगा, तभी कहीं जाकर के हमारा व्याख्या वाला बिंदु कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो जैसा कि अमेरिका में प्रतिनिधि प्रजातंत्र को अपनाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रतिनिधि प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था में बिना राजनीतिक दलों के जो है हम किसी भी इस प्रकार की शासन व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जहां पर भी प्रतिनिधि प्रजातंत्र होता है वहां पर जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर के शासन व्यवस्था में भेजती है, तो वो प्रतिनिधि ही कहां से आएगा यदि राजनीतिक दल ही नहीं होंगे तो। बात समझ आई? तो इसको लेकर के या इसकी महत्वता को लेकर के, इसके महत्व को लेकर के यहां पर प्रोफेसर लोस्की महोदय ने एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व ही सच्चे लोकतंत्र की पहचान होती है। अब चूंकि अमेरिका की शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को महत्व दिया गया है, तो जहां या जिस देश की शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को महत्व दिया जाता हो या लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया गया हो, ऐसी प्रणाली में एक से ज्यादा राजनीतिक दलों का होना अति आवश्यक है। अन्यथा वहां का लोकतंत्र अपने आप या स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही खतरे में आ जाएगा। बस समझ आई? तो यदि लोकतंत्र को हमें जिंदा रखना है तो उस देश में एक से अधिक राजनीतिक दलों का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो इतना कंटेंट आप व्याख्या के रूप में प्रयोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट की ओर मूव करते हैं। इंग्लिश में कंटेंट अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र अब परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मेरी पीडीएफ को जो है ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्चुअल में मैंने ही ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। अब इसके माध्यम से आप रिवीजन लगा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम दलीय व्यवस्था की विशेषताओं की, कि अमेरिका में जो दलीय व्यवस्था है ना, उस दलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। दोस्तों एक बात मैं आपको फिर से नोट करवाऊंगा कि विशेषता और महत्व में बहुत डिफरेंस होता है। विशेषता और महत्व में बहुत डिफरेंस होता है। महत्व की जब हम बात करते हैं या उसके योगदान की बात करें, महत्व की बात करते हैं, तो उसमें हमें उसकी सकारात्मक, उस तथ्य विशेष की सकारात्मक बातों को लिखना होता है, पॉजिटिव बातों को लिखना होता है। लेकिन जब हम विशेषताओं की बात करते हैं ना, तो विशेषता कुछ भी हो सकती है। एक जहर की विशेषता या कहें कि एक सांप की विशेषता उसका जहर हो सकता है, जबकि वो जहर हमारे लिए क्या है, नकारात्मक है, नकारात्मक है ना। तो इसी प्रकार से लेकिन उसकी
कोई भी तथ्य हो, उस तथ्य की जो विशेष बातें होगी, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, दोनों ही बातें इसकी विशेषताएं बन जाती है। तो जब हम अमेरिकी दलीय प्रणाली की बात कर रहे हैं तो इसकी नकारात्मक बातें हो या सकारात्मक हो, जो भी इसमें कुछ हटके नजर आएगा, जो इसमें विशेष नजर आएगा, जो कहीं अन्य जगह पर आसानी से नजर ना आता हो, तो वो इसकी विशेषताएं बन जाएगा। तो इसलिए क्योंकि यहां बिंदुओं में, कुछ पॉइंटों में यहां पर अमेरिकी दल की नकारात्मक बातों पर फोकस किया गया है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर आप तो विशेषताओं की बात कर रहे हो और यहां आप उसकी आलोचना के तथ्य रख रहे हो। तो आलोचना वाले तथ्य विशेषता कैसे हो सकते हैं? तो एग्जैक्टली हो सकते हैं, आलोचनाएं विशेषताएं हो सकती है, महत्व भी विशेषताएं हो सकते हैं, लेकिन विशेष संपूर्ण विशेषताएं, सारी विशेषताएं महत्व नहीं हो सकती, उसी प्रकार से सारी विशेषताएं आलोचनाएं नहीं हो सकती। बात समझ आई आप लोगों को? चलिए तो एक एक करके इसकी कुछ विशेषताओं को हम देखते हैं। बेसिकली दोस्तों आप लोग जानते हैं अच्छे से, अमेरिका में वैसे तो कई सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन दो दल प्रमुख रूप से अवेलेबल है अभी अमेरिका में। दो दल मतलब कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक, दो ऐसे दल हैं जिनकी हमेशा सरकार, इन दो ही दलों में से किसी न किसी की सरकार बनती रहती है। बाकी के, या कहें कि हम कोई तीसरा दल अमेरिका में राष्ट्रीय स्तर पर आकर के अभी तक जीत हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए वैसे दलों का अस्तित्व है, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर के दल अभी तक नहीं बन पाए हैं। इसलिए बेसिकली जब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की, तो हम दो प्रमुख दलों की ही बात करते हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक दल की। क्लियर है? तो अभी मुझे कमेंट करके बताइए, वर्तमान में अमेरिका में कौन से राजनीतिक दल की सरकार है, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए पहली विशेषता लेते हैं कि दलों का संविधान पर विकास। दलों का संविधान पर विकास किस प्रकार से अमेरिका में, या अमेरिका की शासन व्यवस्था में, या राजनीतिक प्रणाली में दलों का विकास हुआ है। अमेरिका के संविधान दोस्तों, वैसे तो मैंने जब संविधान निर्माण की बात कही थी या संविधान की विशेषताओं की बात कही थी, तब भी मैंने आपको वहां नोट करवाया था कि अमेरिका के संविधान में राजनीतिक दलों को स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब राजनीतिक दलों का कहीं से कहीं तक अमेरिका के संविधान में उल्लेख नहीं है। न तो मूल संविधान में कोई उल्लेख था और न ही संशोधन के बाद अर्थात वर्तमान में कोई उल्लेख है। उसी बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अमेरिका के संविधान लिखित होने के बाद भी दलों के अस्तित्व की उसमें स्वीकृति नहीं है। यह लाइन आपको बताती है कि अमेरिका के संविधान में राजनीतिक दलों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। दलों का जन्म और विकास संविधान के बाहर हुआ है। तो कैसे हुआ? जब संविधान में स्थान ही नहीं है, संविधान में व्यवस्था ही नहीं है, तो राजनीतिक दलों का विकास एक्चुअल में हुआ कैसे? तो याद रखिएगा दोस्तों, व्यवहारिक रूप से, जैसे ब्रिटेन में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं, ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनका उल्लेख वहां के संविधान में ना होते हुए भी उन्होंने व्यवहारिक रूप से अपना स्थान संविधान में बना लिया है। उसी प्रकार से जैसे ही अमेरिका में लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, राजनीतिक दल अपने आप उसके पीछे पीछे चले आए और व्यवहारिक रूप से अमेरिका की राजनीति में दलों का बहुत महत्व हो गया, महत्व बढ़ गया। क्लियर है? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भले ही अमेरिका के राजनीतिक दलों को वहां के संविधान में स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी दलों का विकास या दलों का जन्म व्यवहारिक रूप से संविधान के बाहर ही हो गया है और आज उनका अस्तित्व या आज उनका महत्व सर्वोपरि होता नजर आता है, सर्वोपरि होता नजर आता है। क्लियर है? दूसरी विशेषताओं की बात करें तो द्विदलीय प्रथा विशेष रूप से अमेरिका में प्रचलित है। द्विदलीय मतलब दो दलों की शासन व्यवस्था, इस आप कह सकते हैं। अमेरिका में दो दलों की ही प्रथा विकसित हुई है। यह कोई सैद्धांतिक नहीं है, यह व्यवहारिक पक्ष है सबके सब। और जब हम दलीय प्रणाली की बात कर रहे हैं ना, तो यह पूरा टॉपिक ही व्यवहारिक है, सैद्धांतिक है ही नहीं। सैद्धांतिक कब होता? जब इसको स्थान संविधान में दिया जाता या संविधान में कुछ बातें कही जाती दलीय प्रणाली के ऊपर, लेकिन नहीं कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा टॉपिक ही व्यवहारिक है। लेकिन ये व्यवहारिक सिर्फ इतना व्यवहारिक भी नहीं है कि इसका कोई स्थान ना हो राजनीतिक व्यवस्था में। अगर हम अमेरिका के शासन व्यवस्था से राजनीतिक दलों को कुछ समय के लिए लुप्त कर दें तो वहां की शासन व्यवस्था डगमगा जाएगी, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र ही जिंदा है राजनीतिक दलों के कारण। बात समझ आई?
तो यहां कहा गया है कि अमेरिका में बेसिकली व्यवहारिक रूप से दो ही दलों की प्रथा विकसित हुई है। प्रारंभ में अगर शुरुआत में बात करो तो शुरुआत में भी दो दल ही थे। शुरुआत में भी दो दल ही थे, फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट, फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट के नाम से। उसके बाद में आगे चल करके फिर दो दलों का विकास हुआ, विगल और डेमोक्रेट्स के नाम से, ठीक है ना, विगल और डेमोक्रेट्स के नाम से। और अगर वर्तमान की बात करोगे तो आज भी दो ही दलों की प्रधानता है वहां पर, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक दल। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन दो के अलावा कोई दल है ही नहीं, वहां पर दो दल है वहां पर। इन दो दलों के अलावा भी अमेरिका में अन्य दल मौजूद है, लेकिन उनका महत्व या कहें कि उनका अस्तित्व राष्ट्रीय स्तर का ना हो पाने के कारण आज तक वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं, है ना। और इस बात को लेकर के मुनरो साहब ने कुछ चंद शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब द्विदलीय व्यवस्था ठीक प्रकार से काम कर रही है तो तीसरी या चौथी पार्टी की क्या आवश्यकता है, क्यों स्थान दिया जाए, मुनरो महोदय ने कहा है। क्लियर है। आइए इसकी अगली और विशेषताओं पर जरा चर्चा करते हैं, अगली विशेषताओं पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे स्पष्ट सिद्धांतों का अभाव। अब यह भी तो इसकी एक विशेषता है, अमेरिकी राजनीतिक दल की एक प्रमुख विशेषता है, लैक ऑफ क्लियर प्रिंसिपल्स। इसके कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। जो राजनीतिक दल अमेरिका में काम कर रहे हैं उनका कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, उनके कोई सिद्धांत नहीं है, बिना सिद्धांत के काम करते हैं वो। तो आपको डाउट होगा कि अगर अच्छी पहुंच रखते हो पॉलिटी में तो ही ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर जब इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, जैसे भारतीय राजनीतिक पार्टियों को देखते हो आप लोग, हर राजनीतिक पार्टी चुनाव में उतरते ही वो अपना प्रोपेगेंडा रखती है, सामने सिद्धांत रखती है कि हम इस पॉलिसी पर काम करेंगे, आप हमको जिताइए, यही बात करते हैं ना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में सिद्धांतों का विशेष रूप से अभाव है। कोई भी पार्टी, दो में से कोई भी पार्टी जब भी चुनाव लड़ने के लिए आती है तो वो अपने सिद्धांतों का प्रचार नहीं करती, बल्कि उनका प्रचार कार्यक्रम कुछ और होता है। उनका प्रचार कार्यक्रम व्यक्ति का होता है, उनका प्रचार कार्यक्रम वर्ग का होता है, उनका प्रचार कार्यक्रम जनता को फोकस करके उनकी पहचान का होता है, उनके अधिकारों का होता है, जिसे हम राजनीतिक व्यवस्था में सकारात्मक रूप से नहीं ले सकते, बल्कि उसको नकारात्मक रूप से लेना होता है। डिस्क्रिप्शन पढ़िए, आपको समझ आएगा। अमेरिकी राजनीतिक दलों में कोई निश्चित एवं स्पष्ट सिद्धांत या विचारधाराएं नहीं होती। अमेरिकी राजनीतिक दलों में कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, जैसे कि भारतीय राजनीतिक पार्टियों के पास पाई जाती है। अब भले भारतीय राजनीतिक पार्टियां दिखाती है, उसके बाद में उस पॉलिसी पे काम करे नहीं करे वो अलग की दूसरी बात है, लेकिन पॉलिसी दिखाती जरूर है हमको कि हम इन सिद्धांतों पर काम करेंगे, हम ये काम करके लाएंगे। दलों की अपनी नीति या कार्यक्रम की व्याख्या करने और उन्हें कार्यान्वित करने की विशेष चिंता उनको नहीं होती है। और इस बात को लेकर के यहां पर लॉर्ड ब्राइस महोदय ने परिभाषा दी है, कहा है कि अमेरिका के दोनों राजनीतिक दल दो बोतलों के समान हैं, दो बोतलों के समान हैं जिनमें अलग अलग मात्र नाम ही है। क्या कहा लॉर्ड ब्राइस ने? उन्होंने कहा कि जो अमेरिका के दोनों राजनीतिक दल है, दोनों एक जैसी, एक समान बोतलों की तरह है, दिखने में बिल्कुल एक जैसी लगती है, बस उनके नाम अलग अलग है ना, पर जो वास्तव में खाली है, मतलब इनके पास कोई सिद्धांत या विचारधारा नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करते, आने वाले बिंदुओं में आपको भली बातें समझ में आएगा। देखिए, वर्गीय मतभेद, वर्गीय मतभेद अमेरिकी दलों में सैद्धांतिक मतभेद ना होकर के वर्गीय मतभेद होता है। जब आप भारतीय राजनीतिक पार्टियों की बात करोगे या और भी कई देशों की बात करोगे तो वहां पर उनमें जो राजनीतिक पार्टी होती है ना, उनमें जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है ना, वो उनके सिद्धांतों का डिफरेंस होता है, वो सिद्धांतों का डिफरेंस होता है। कोई साम्यवादी विचारधारा को मानता है, कोई लोकतंत्र को मानता है, कोई समाजवाद को मानता है ना, कोई पूंजीवाद को भी मानता है। तो इस प्रकार से सिद्धांतों का डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिकली जो अमेरिकी राजनीतिक दल है इनमें सिद्धांतों का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, भेदभाव नहीं है, बल्कि वहां पर जो मतभेद है वो वर्गीय मतभेद है। कौन सा है? वर्गीय मतभेद है। वह जनता के वर्गों को फोकस किया जाता है, जनता के वर्ग के अनुसार वहां पर युद्ध लड़ा जाता है, मतलब चुनाव लड़ा जाता है। वहां राजनीतिक दलों में विचारधारा के स्थान पर परंपरा या भौगोलिक प्रभाव का आधार अधिक होता है। परंपरा और भौगोलिक प्रभाव, बात समझ आ रही है आपको?
जिस भौगोलिक क्षेत्र की जनता है ना, जनता देख लेते हैं कि किस भौगोलिक क्षेत्र की जनता है, उनको उसके हिसाब से गाइड किया जाता है वोट प्राप्त करने के लिए। परंपरा के अनुसार चलते हैं ये। वस्तुतः अमेरिका के दल हितों के ही गुट होते हैं। गुट है वे सिद्धांतों के समूह नहीं है, हितों के गुट है, हितों के। तो जनता विशेष के हितों की बात करते हैं ये, और हितों पर ही चुनाव जीतकर आ जाते हैं। तो यहां से आपको एक डिफरेंस जो दुनिया के अन्य राजनीतिक दलों में देखने को नहीं मिलेगा, वो बात यहां से आपको सीख लेनी चाहिए, नोट डाउन कर लेनी चाहिए कि अमेरिकी राजनीतिक दलों के कोई सिद्धांत नहीं होते, वो सिद्धांतों पर कार्य नहीं करते, वो सिद्धांतों पर चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि उन पार्टियों में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है उनकी परंपरा का, जो वो परंपरा के आधार पर काम करते हैं, भौगोलिक आधार पर काम करते हैं, जनता के हितों की बात करते हैं, ना कि सिद्धांतों की। क्लियर है? एक अंतिम रूप से एक पांचवा पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे, दलों की व्यापकता। दलों की व्यापकता यह भी इसकी बड़ी विशेषता है। अमेरिका में चाहे आप केंद्र स्तर की बात करें या राज्य स्तर की बात करें या स्थानीय स्तर की बात करें, बात में भी है ना, तीन प्रकार की सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, है ना। तो तीनों अमेरिका में तीनों ही स्तर पर वही दो दल काम करते हैं। मतलब ये दल भी बहुत व्यापक होते हैं, इनका प्रभाव देश के कोने कोने में होता है, हर राजनीति को प्रभावित करते हैं ये। अमेरिका में राजनीतिक दल सर्वव्यापक है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनसे बचा हो। संघ, राज्य, स्थानीय इकाइयां सभी उन पर सभी पर उनका प्रभाव होता है। इस व्यापकता के कारण दलों को वहां अदृश्य सरकार कहा जाने लगा, अदृश्य सरकार, है ना। तो ये 5 पॉइंट हमने इसकी विशेषताओं के रूप में डिस्कस किया है। पॉइंट तो बहुत सारे थे, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से चूंकि मुझे यहां पर आपको पीएचडी नहीं करवानी है, बीए करवानी है, बीए का 3rd ईयर आपको 90 प्लस लेकर के दिलवाना है, उसके अनुसार ही मैं आपको कंटेंट दूंगा। जहां पर ज्यादा कंटेंट की आवश्यकता होगी वहां ज्यादा, और जहां पर है ना, तो इतना कंटेंट पर्याप्त है आप लोगों के लिए। आइए कुछ पॉइंट अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। भैया आपने यहाँ पर कुछ पॉइंट, चंद पॉइंट, 2-3 पॉइंट आपने देखे हैं, आलोचनाओं में भी वो इंक्लूड हो सकते हैं। आलोचना वाला पॉइंट भी मैं यहाँ रखने का प्रयास कर रहा था कि इनकी आलोचना भी रख, लेकिन फिर जब मैंने बाद में स्टडी की, देखा, तो मुझे लगा, तब महसूस हुआ कि नहीं, अनावश्यक कंटेंट हो जाएगा, बिना जरूरत का कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस कंटेंट को हटा दिया है। लेकिन अगर आप सिर्फ ज्ञान वृद्धि के लिए पढ़ना चाहें तो आप किसी भी पुस्तक को उठा लीजिएगा। अमेरिकी राजनीति, अमेरिकी दलीय प्रणाली को जब पढ़ोगे ना, तो उसके अंतिम में रहेगा अमेरिकी दलों की दलीय प्रणाली की आलोचना, तो उसको पढ़ लीजिएगा। 10-20 लाइन का समथिंग होगा वो कंटेंट, उसको पढ़ लेना अगर ज्यादा थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको तो। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से कंटेंट पर्याप्त है, इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया है। ध्यान मुझे पूरा रखना पड़ता है पीपीटी बनाते वक्त कि ज्यादा लोड आप पर ना आ जाए, लैंग्वेज इजी हो लेकिन अपना सैद्धांतिक रूप ना खोए, अपना महत्व ना खो दे, इतनी भी इजी नहीं होना चाहिए सारी चीजें, है ना। इसीलिए पीपीटी बनाने में टाइम लगता है मुझे। चलिए बात करते हैं इसके महत्व या भूमिका की। तो अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक दलों को शंका की दृष्टि से देखा था, परंतु कालांतर में अमेरिकी शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई। संक्षेप में कहें तो अमेरिकी दलों की भूमिका का विवेचन निम्न रूपों में किया जा सकता है। जरा गौर से सुनिएगा एक बात को दोस्तों, अमेरिका में कौन है, अमेरिकी वासी कौन है? अरे जो इंग्लैंड वासी हैं, जो अंग्रेज है, वही तो अमेरिका में है। बात समझ रहे हैं आप लोगों को? तो अमेरिका वासी जो है उनका मात्र देश जो है वो इंग्लैंड है। तो इस राजनीतिक दलों की भूमिका से, राजनीतिक दलों के कामकाज से, इनके प्रभाव से उन्होंने इंग्लैंड में ही देख लिया था कि राजनीतिक दलों का प्रभाव कैसा रहता है। इसलिए अमेरिका का जब संविधान तैयार किया गया तो उन्होंने यहां पर इस राजनीतिक जो दल थे, है ना, पार्टियां थी, इनको स्थान ही नहीं दिया उसमें। उन्होंने संविधान से बाहर रखा राजनीतिक दलों को, ताकि इनका प्रभाव अनावश्यक रूप से बढ़ ना जाए। और उनको पता था कि व्यवहारिक रूप से ये इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से तो ये महत्वपूर्ण बनेंगे ही, साथ ही अगर संविधान में भी स्थान दे दिया तो फिर सोचिए कितना प्रभावपूर्ण हो जाएंगे ये दल। इसलिए उन्होंने संविधान से बाहर रखा। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक व्यवस्था आगे बढ़ती गई, लोकतंत्र पनपता गया अमेरिका में, वैसे वैसे राजनीतिक दल भी अपना जो है रूप विकराल करते चले गए। क्लियर है? लेकिन ये एक जो है कह सकते हैं संयोग की ही बात है कि अमेरिका में दो ही दलों की ज्यादा भूमिका रही है प्रारंभ से लेकर आज तक, वर्तमान तक।
तीसरा कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाया, अपना स्थान नहीं बना पाया है। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसकी महत्व की चर्चा कर सकते हैं, जैसे संविधान के क्रियान्वयन में योगदान। किस प्रकार से योगदान रहता है, जरा सुनिए। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने राजनीतिक दलों की पूर्ण उपेक्षा की। ये मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं ये बात को। जिन्होंने संविधान बनाया अमेरिका का, उन्होंने राजनीतिक दलों की उपेक्षा की, इसीलिए उसको स्थान नहीं दिया अमेरिका के संविधान में। लेकिन आज ये सिद्ध हो गया है कि दलों के बिना अमेरिका की प्रजातंत्रीय व्यवस्था सुचारू मतलब कि अच्छे ढंग से चल नहीं सकती। दोनों राजनीतिक दलों ने अमेरिकी संविधान को व्यवहारिक बनाया है। अमेरिकी संविधान को व्यवहारिक बनाया कैसे? अरे भाई, संविधान के अनुसार कार्य करके संविधान को व्यवहारिक बनाया है, उस संविधान का विकास किया है, उसको आगे बढ़ाया, उसकी प्रगति की है। आज राजनीतिक दल ही निर्वाचन के बाद संविधान के अनुरूप राजनीतिक ढांचे को चलाते हैं। यदि राजनीतिक पार्टियां नहीं होंगी तो संविधान के अनुसार देश को चलाएगा कौन? बड़ा प्रश्न है। लोकतंत्र है, जनता स्वयं जाकर तो संविधान शासन व्यवस्था को नहीं चला सकती। शासन व्यवस्था चलाने के लिए कुछ प्रणाली की आवश्यकता होगी, कुछ ढांचे की आवश्यकता होगी, और वो ढांचा कौन बनाएगा, कहां मिलेगा? तो राजनीतिक दलों में देखने को मिलेगा वो। बात समझ आई? तो एक तो महत्व आपका ये हो गया कि संविधान के क्रियान्वयन में किस प्रकार से राजनीतिक दल सहयोग करते हैं। दूसरे महत्व की यदि बात करें तो वो हो सकता है आपका कांग्रेस और कार्यपालिका के बीच में सेतु का कार्य करना। कांग्रेस जिसमें दो सदन होते हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। तो सीनेट और प्रतिनिधि सदन जो है उस पर राष्ट्रपति का अधिकार नहीं होता है, राष्ट्रपति का कोई कंट्रोल नहीं होता है, और राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये तो आपने पिछले सेशनों में समझ चुके हो आप लोग, जब सीनेट पढ़ रहे थे या अमेरिका का राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। वहीं कांग्रेस में दो सदन होते हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। एक निम्न सदन होता है जिसे प्रतिनिधि सदन कहते हैं, एक उच्च सदन होता है जिसे हम सीनेट कहते हैं। अब यहां पर चूंकि इसका चुनाव अलग होता है और इनका चुनाव अलग होता है, तो संभव है कि कार्यपालिका में कोई और पार्टी का बहुमत आ जाए और कांग्रेस में किसी और पार्टी का बहुमत आ जाए। क्या पॉसिबल नहीं है? एग्जैक्टली पॉसिबल है, एग्जैक्टली पॉसिबल है। तो अब अगर ऐसी व्यवस्था फंस जाएगी, तो भारत में सोचिए, देखिए ना, अब अपने ही देश में सोचिए, राष्ट्रपति, मान लो राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां हो, कार्यपालिका का मालिक हो, आपकी जगह विधायिका का, कार्यपालिका का मालिक कौन हो? बना दी, किसको बना दिया? राष्ट्रपति को। कार्यपालिका के सारे अधिकार राष्ट्रपति को दे दिए, और विधायिका के सारे अधिकार किसको दे दिए? ये दे दिया आपने प्रधानमंत्री को। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि राष्ट्रपति दूसरी पार्टी से है और प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी से। अब बताइए इनमें दोनों में तालमेल कैसे बनेगा? अब सुनिए, अमेरिका में इसमें तालमेल कैसे बनता है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भारत में भी अपनाया गया है, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया है ना, ये याद रखिएगा। तो अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है, जबकि भारत में स्वतंत्र नहीं है। याद रखिएगा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अवश्य लागू किया गया भारत में, लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं है, जबकि कार्यपालिका का निर्माण ही व्यवस्थापिका से होता है, व्यवस्थापिका के मंत्रियों से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है, पता है ना। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है दोस्त। अमेरिका में व्यवस्थापिका अलग है और कार्यपालिका अलग है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। और सुप्रीम कोर्ट अलग है, वो भी पूरी तरह स्वतंत्र है। तो कहा गया है कि यदि इन दोनों में सामंजस्य बिठाना हो तो शासन में सामंजस्य अगर नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा तो शासन चलाने में गतिरोध पैदा होगा। वहां पर ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों द्वारा दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है और कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्रपति और कांग्रेस को जोड़ने का काम करते हैं, है ना भाई। कांग्रेस के दोनों सदनों का चुनाव भी दलीय आधार पर होगा, राजनीतिक दल के मेंबर उसमें भाग लेंगे। कार्यपालिका के चुनाव में, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भी दलीय आधार पर इसका चुनाव होता है। तो इस तरह से जो राजनीतिक दल होते हैं ये आपस में समझौता करके
और इस शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इसी प्रकार से अन्य महत्व में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता स्थापित करना। अमेरिका एक विशाल देश है जहां विभिन्न भाषा के लोग, जाति, धर्म के लोग पाए जाते हैं, निवास करते हैं, और विविधता वाले इस एक संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्यों में भी राजनीतिक दलों की बड़ी अहम भूमिका रहती है। निर्वाचन संबंधी कार्यों में यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा, सीनेट के निर्वाचन में ये राजनीतिक दल भाग लेते हैं। अरे जिनका भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो कौन भाग लेगा? सुप्रीम कोर्ट के सदस्य आएंगे क्या? नहीं ना, राजनीतिक दल के लोग आएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, प्रतिनिधि सभा का चुनाव होगा या सीनेट का चुनाव होगा, जिसका भी चुनाव होगा, कौन भाग लेगा इसमें? राजनीतिक दल के लोग भाग लेंगे। और राजनीतिक दलों के अभाव में इन संस्थाओं के चुनाव की कल्पना क्या आप कर सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हमने अमेरिकी राजनीतिक दलों के महत्व को भी समझने का प्रयास किया है। तो विशेषता और महत्व, 2 पक्ष आपके पूरी तरह क्लियर हो चुके हैं। यदि आप आलोचना पर कुछ बिंदु जानना चाहते हैं तो आलोचना में भी 4-5 बिंदु आपको मिल सकते हैं। आप किसी भी किताब को खोल लीजिएगा, कहीं पर भी पढ़ने को मिल जाएगा। ये सेशन देखने के बाद आप अमेरिकी शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ भी पढ़ोगे, किसी भी किताब से पढ़ोगे, आपको एक ही फर्स्ट रीडिंग में समझ आएगा दोस्त। अब कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप किसी भी किताब से अब इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, आप कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, आसानी से समझ आएगा, आप सारा टॉपिक समझ आएगा। सिर्फ राजनीतिक दल वाला नहीं, अमेरिकी शासन व्यवस्था के संबंध में अब आप कुछ भी पढ़िए और किसी भी किताब से पढ़िए। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था या अमेरिकी संविधान वाला जितना कॉन्सेप्ट था पूरा कंप्लीट हो चुका है। 4-5 सेशनों में मैंने पूरे अमेरिकी संविधान को कंप्लीट कर दिया है। और आज के इस टॉपिक के साथ ही आपका अमेरिकी संविधान मतलब सेकंड यूनिट आपकी कवर हो चुकी है। कल वाले सेशन में अब हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान पर। ठीक है? तो थर्ड यूनिट में जो हम चर्चा करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 19 के रूप में यहां पर चेंज नहीं किया गया है, माफ कीजिएगा, इसको चेंज करवा देंगे। क्या आवश्यकता नहीं है चेंज करवाने की, मैं ऐसे बता देता हूं। लेक्चर नंबर 19 होगा, 18 आज हो चुका है, दलीय व्यवस्था आज हो चुकी है। ठीक है, ये हो चुकी है, ये नहीं होगी। इसकी अपेक्षा हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान का विकास। स्विस संविधान का निर्माण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, स्विस संविधान का निर्माण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 19 में। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में। और जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से रिमेंबर करवा दूं, सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है पढ़ करके, तो सेशन को लाइक कर दें यार। और चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स या और जो हमारे नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल तक पहुंचते रहे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहाँ से नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी गई है जिसे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्जेबल कुछ भी नहीं है। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी को थोड़ा सपोर्ट की आवश्यकता है आप लोगों की, थोड़ा सा जो है आइए उसको विजिट कीजिए। आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया मेरे द्वारा प्रज्ञान हिंदी को, थोड़ा वहां पर आइए, उसमें विजिट कीजिए, देखिए किस क्वालिटी के साथ में और किस पर्पस को लेकर के वहां क्लासेस प्रारंभ किए मैंने। यदि आप थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आइए प्रज्ञान हिंदी जो यूट्यूब चैनल है मेरा नया, उस पर आइए, वहां पर आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको तैयार करूंगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे फिर वो किसी भी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या कोई वनडे एग्जाम हो। हर एक एग्जाम की तैयारी के लिए मैं वहां इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में लेक्चर भी लेकर के आऊंगा। अगले सेशन में बहुत धन्यवाद, थैंक यू।